Okay, so we are starting with new chapter of HRM, and that is chapter 5, recruitment and selection. So it's not so so long, and let us try to complete it today only because it's very easy and it's very simple chapter. What do you mean by recruitment? Hmm? Can somebody tell me what do you mean by recruitment? Hmm? Tell me. Hire someone. Hiring somebody, but they should be qualified. You need to रिक्वायर्ड understand पूरा रिक्वायरमेंट पूरा all करना the ना मैम. requirements. Yes. So you need to hire somebody for your organization. Basically, they are talking about human resource. ठीक है, इसमें इसमें कौन से रिसोर्सेज की बात चल रही है? कैपिटल नहीं, फिनेंशियल रिसोर्सेज नहीं. ह्यूमन रिसोर्स. यस. ओके, सो यहाँ पे बात चल रही है ह्यूमन रिसोर्स की. सो व्हेन ह्यूमन रिसोर्स इज हायर्ड फॉर द कंपनी, you need to you need to see whether all the requirements are fulfilled, whether he is properly qualified. ओके, और वो जिस पोस्ट पे अपॉइंट हो रहे हैं उस पोस्ट की ड्यूटीज को वो फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ठीक है, टाइमली अपना अपना एफिशिएंटली अपना काम फिनिश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ठीक है, या पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर उनको मैनेज करना है तो क्या वो कर पाएंगे? यू नीड टू चेक विथ इट. प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो ये सब तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने के बाद पता चलता है ना. ठीक है, सो एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस थ्रू प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट. एक्विजिशन का मतलब होता है, वैसे तो देखो एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना. whenever you buy something, like whenever you purchase plant and machinery, vehicle for your organization, for company, for computers for company, so in that case you can say acquisition means purchase. बिकॉज हम चीज़ों को परचेज कर सकते हैं पर ह्यूमन रिसोर्स को परचेज नहीं कर सकते. सो यहाँ पे एक्विजिशन का मतलब है हायर करना. ठीक है, सो एक्विजिशन ऑफ human resource for the organization takes place through process of recruitment and selection. Both goes hand in hand. After the human resource needs of the organization are identified through human resource planning, the next step is that of recruitment and selection. आपने जैसे ही पता लगा लिया कि मुझे ह्यूमन रिसोर्स की नीड है, कितने ह्यूमन रिसोर्स की नीड है, सारी जानकारी आपने निकाली, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए. आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई what kind of human resource you want, which post is vacant, clerk, administration, manager, okay, employee, a software manager, कौन से टाइप ऑफ पोस्ट आप, अकाउंटेंट, ऑडिटर. सो किस टाइप की पोस्ट है जो आपको फुलफिल करनी है, पहले वो आइडेंटिफाई कर लो, उसके बाद रिक्रूटमेंट होता है. ओके, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज टू रिक्रूट एंड सिलेक्ट. सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे टफ टास्क होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है रिक्रूटिंग करना और सिलेक्टिंग करना द राइट काइंड ऑफ पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. Because there you need to hire such people who are really, worthy for particular job that has been um, searched for. अभी देखो नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोक्यूरमेंट. प्रोक्यूरिंग मतलब जैसे हम स्टार्ट करते हैं ना कोई काम, सो दैट इज नोन एज प्रोक्यूरिंग क्वालिफाइड मैन पावर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ही और शी शुड बी क्वालिफाइड. ओके, जो भी जिस काम के लिए आप अपॉइंट कर रहे हो किसी भी पर्सन को, वो प्रॉपर क्वालिफाइड होना चाहिए. द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ह्यूमन रिसोर्स बिगिंस विथ, जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करने का, आपकी कंपनी के लिए बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने का, तो उसकी शुरुआती रिक्रूटमेंट से होती है. कंटिन्यूज विथ सिलेक्शन एंड सीजेस विथ प्लेसमेंट. सीजेस मीन स्टॉप्स.
मीन्स अगर आपको ये प्रोसेस शुरू करना है तो कैसे शुरू होता है, ये स्टार्ट्स विथ बिगिंस विथ रिक्रूटमेंट। मतलब पहले आप उनको रिक्रूट करते हो, ठीक है, ढूंढते हो विच शुड बी द क्वालिफाइड पर्सन, what type of qualification you are looking for, and who will be the best for this particular position I'm searching for। ठीक है, तो पहला तो बिगिंस विथ रिक्रूटमेंट, कंटिन्यूस विथ सिलेक्शन, मतलब ये प्रोसेस एंड नहीं हो जाता है रिक्रूटमेंट पे। उसके बाद प्रॉपर सिलेक्शन करनी है, क्योंकि आपके पास तो हजारों लोग आते हैं एक पोस्ट को फिल करने के लिए। तो आप सिलेक्ट करते हो ना प्रॉपर तरीके से, इंटरव्यू के जरिए, क्वेश्चनिंग के जरिए, ऑब्जर्वेशन मेथड के जरिए आप उनको सिलेक्ट करते हो। एंड सीजेस विथ प्लेसमेंट, सिलेक्ट करने के बाद उनको प्रॉपर प्लेस करते हो, कौन सी जॉब पे कौन सा पर्सन विल बी द बेस्ट। ठीक है, सीजेस विद द प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है। अभी जैसे कॉलेज में प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ऑफिसर की हेल्प से हम प्लेस होते हैं किसी कंपनी की, कोई कंपनी आती है बच्चों के इंटरव्यूज लेती है। सो इंटरव्यू लेकर समझ में आ जाता है कि ये सेल्स के लिए बच्चा अच्छा रहेगा, कि ये अकाउंटेंट पोस्ट के लिए अच्छा रहेगा, कि ये बैक एंड ऑफिस के लिए अच्छा रहेगा, है ना। इंटरव्यू से उनको पता चल जाता है आपके स्किल्स के बारे में। ठीक है, तो प्लेसमेंट से पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, एंड देन यू कैन प्लेस देम एट द राइट जॉब। ठीक है, ये एक छोटा सा कैरोस सिफारिश करके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखोगे, ये नवंबर 2005 में ये, आई मीन वहाँ से ये लिया हुआ है, एक्सट्रैक्टेड एंड अडेप्टेड फ्रॉम बिजनेस टुडे। मतलब ये एक आप कह सकते हो न्यूज़ लेटर है, जिसमें हम बिजनेस की सारी न्यूज़ लेटर्स आते हैं। आप पढ़ोगे तो समझेगा, इफ आई डोंट हैव हैप्पी एम्प्लॉयज आई विल नेवर हैव हैप्पी कस्टमर्स। अगर आपके पास हैप्पी एम्प्लॉय नहीं है तो आपके पास कस्टमर्स भी अच्छे नहीं होंगे। मतलब दे विल नॉट बी हैप्पी एंड दे विल नॉट रिमेन विथ यू फॉर एवर एंड एवर। This simple liner from Aditya Puri, Managing Director of HDFC Bank, makes it crystal clear how HDFC Bank values its employees। मतलब ये एक लाइन ने सब बता दिया कि HDFC बैंक में एम्प्लॉयज़ की कितनी वैल्यू है। तो कैरो सफारिश प्रोग्राम हैज प्रूव्ड टू बी गिगेंटिक स्टेप। गिगेंटिक को आप बोल सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, मतलब without which company is I mean will not be able to carry its further processings। So gigantic मतलब जिसमें फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, बेस स्टेप होता है। सो gigantic step in HDFC commitment to keep its employee happy। तो कैरो सिफारिश करके एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखते थे। कमिटमेंट दिया था उन्होंने कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखेंगे। कैरो सफारिश इज एक्चुअली एन एम्प्लॉय रेफरल स्कीम। इट इज़ एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्कीम। रेफरल नहीं समझ में आता तो हम ऐसे बोलते हैं ना, एको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, तो वो कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, सोसाइटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो सोसाइटी को बेनिफिट करें। तो वैसे ही ये वाली जो स्कीम है वो एम्प्लॉय ओरिएंटेड स्कीम है, जो एम्प्लॉय को सोच के बनाई गई है, विच एनकरेजेस एम्प्लॉयज टू रिकमेंड फ्रेंड्स एंड इन प्रोसेस ऑन इंसेंटिव्स। मतलब एम्प्लॉयज क्या करते हैं इसमें, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करते हैं अपनी कंपनी के बारे में, और इस प्रोसेस में वो इंसेंटिव्स अर्न करते हैं। इंसेंटिव्स का मतलब कमीशन, परक्विजिट्स, ये सारे इंसेंटिव्स होते हैं ना हमारे, अलावेंसेस। Thus, HDFC Bank ensures that, क्या HDFC Bank इंश्योर करता है, that best buddies work together। मतलब हम सारे मिलके काम करेंगे, so we'll be best buddies, right? The logic is simple, is to create a happy workplace, as nobody would call their friends to work in a place of misery। जहाँ आपको लगता है कि काम करने की बिल्कुल अच्छी जगह है ही नहीं, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी क्यों बोलोगे, अपने रिलेटिव्स को क्यों बोलोगे। अगर अच्छी जगह होगी तो ही तो आप रेकमेंड करोगे ना, कि ये कंपनी, ये कॉलेज, ये बैंक, ये इंश्योरेंस कंपनी, ये बहुत बढ़िया प्लेस है। सो वी विल रिकमेंड अनदर लाइक नंबर ऑफ पीपल। सो इससे क्या बढ़ेगा, कंपनी का गुडविल बढ़ेगा। कंपनी का गुडविल बढ़ेगा, अच्छे एम्प्लॉयज होंगे काम करने के, तो अच्छी क्वालिटी वर्क होगा ना। क्वालिटी वर्क होगा तो कस्टमर्स भी खुश होंगे।
आया समझ में? सो करंटली 30% ऑफ रिक्रूटमेंट टेक प्लेस थ्रू एम्प्लॉय रेफरल्स। मतलब अगर आप देखोगे ना, तो जैसे एग्जांपल ले लो HDFC बैंक का, उसमें ना आप अगर रिक्रूट होना, मतलब HR मैनेजर अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेता है तो 30% एम्प्लॉय रेफरल से लेता है। अब इसका मतलब क्या है, ये तो समझा ही नहीं। हम्म, आप बताओ, समझा कि नहीं समझा? 30% एम्प्लॉय रेफरल का मतलब क्या हो गया? मतलब एम्प्लॉयज, सपोज मैं रिक्रूटमेंट HR मैनेजर हूँ एंड मैं रिक्रूटमेंट कर रही हूँ, ठीक है, प्रॉपर क्वालिफिकेशन लोगों में ढूंढकर लोगों को इनवाइट कर रही हूँ, ठीक है। अब 30% क्या होगा, हम अपने एम्प्लॉयज को बोलेंगे कि आपके कोई फ्रेंड्स और आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, जो बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो आप बताइए। जैसे एक सीनियर सिटीजन है, हाँ, उसका कोई सन है, ठीक है, या कोई उसकी डॉटर है, तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो 30% रिजर्व किया गया एम्प्लॉयज के रेफरल को, ठीक है। मतलब आ, बोलने का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयज के फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, या फिर हमारे एम्प्लॉयज ने जिनको रेफरेंस दिया है उनके थ्रू हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेंगे एटलीस्ट 30%। सो यस, रेफरेंस एम्प्लॉयज के थ्रू होता है। वेरी गुड, ठीक है। आया समझ में? क्लियर हुआ? कैरो सिफारिश बोलते हैं। सिफारिश क्या, सिर्फ देखो, हम किसी का रेफरेंस देते हैं ना। अभी सपोज आप जब भी कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट आपको मिलेगी ना, तो जहाँ पे आप अगर सपोज आप प्लेस हो गए किसी कंपनी में, तो ना टीचर्स को कॉल आते हैं, आप आपसे पूछते हैं वो किसी, आप अपनी टीचर का नंबर देख कर जाओ, तो हमको कॉल्स आते हैं, हाउ वॉज योर स्टूडेंट, आप इसको जानते थे कि नहीं जानते थे, तो हम कहते हैं हाँ ये हमारे एक्स स्टूडेंट थे, 3 साल पुराने स्टूडेंट हैं, या अभी पास्ड आउट बैच है, ये हमारी 2020 की। सो वो हमसे पूरे पूछते हैं हाउ वाज ही और हाउ वाज शी, उनका डिसिप्लिन बिहेवियर कैसे था। तो वो ना अपन, मतलब एग्जाम्पल ले लो, जैसे रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस कि स्टूडेंट्स ने जैसे टीचर्स का रेफरेंस दे दिया, तो वैसे ही ना कंपनी में एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने अगर किसी का रेफरेंस दिया है कि ये मेरे रिलेटिव है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे नेबर्स हैं, तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। समझ आया आपको? इज इट नाउ क्लियर? Yes, ma'am. या Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। तो इसको कहा जाता है एम्प्लॉय रेफरल, ठीक है। तो सिफारिश, रेफरेंस को हिंदी में सिफारिश ही तो कहते हैं ना, आप हमारी सिफारिश कर दो तो मे बी हमको जॉब मिल जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी उस कंपनी के बहुत अच्छे एम्प्लॉय रह चुके हो, या काम करते हैं आप और बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, आप मैनेजर हैं, तो आप बोलेंगे ना, आप मेरी सिफारिश करेंगे तो ज़रूर मुझे जॉब मिल जाएगी। दैट काइंड ऑफ, सो सिफारिश इज यू नो व्हाट टू से, रेफरेंस करो, सिफारिश करके आप बोल सकते हो। सो डेफिनेशन, उन्होंने छोटा सा एक डेफिनेशन बताया है यहाँ पे रिक्रूटमेंट का। सो आइडली लास्ट पैराग्राफ को अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें। आइडली द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड इंश्योर दैट फॉर एवरी पोजिशन अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सबसे पहले तो पोजीशन अवेलेबल होनी चाहिए ना, मैंने पहले भी बताया आपको। पहले ये तो देख लो कौन सी पोजीशन खाली है आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। देर आर सफिशेंट नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, मतलब आपके पास है ना चॉइस होनी चाहिए कि मैं किसको लूँ। सो देर आर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स मतलब जिन्होंने अप्लाई किए खाली पोस्ट के लिए, वैकेंट पोस्ट के लिए। इन वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस, चलता रहता है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोसेस चलता रहता है, हर 2 महीने हर 3 महीने कोई छोड़ के चला गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग तो चाहिए ही चाहिए, हम लोग को लगता रहता है ह्यूमन रिसोर्स हमको चाहिए। सो दैट कंटिन्यूस डिमांड, दैट कंटिन्यूस प्रोसेस दैट डिमांड एक्सटेंसिव प्लानिंग एंड एफर्ट, ठीक है। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसीलिए आप बोलोगे ना तो नंबर ऑफ फैक्टर्स भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिक्रूटिंग एन एम्प्लॉय। जैसे एग्जांपल कंपनी की रेपुटेशन, अगर रेपुटेशन अच्छी है तो जल्दी फटाफट से लोग रिक्रूट हो जाएंगे।
एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है, ठीक है, वर्किंग आवर्स कैसे हैं, वर्किंग कंडीशन कैसी है, सैलरीज आप क्या प्रोवाइड करते हो, अच्छी खासी, तो अच्छी खासी क्वालिफाइड पर्सन आपके पास अप्लाई करने आएंगे, बेनिफिट्स ऑफर्ड, क्या बेनिफिट्स अलावेंसेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये सब प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते। सो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है कि छोटी है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। अब आपने समझ लिया ये रिक्रूटमेंट होता क्या। अब देखो डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एडविन फ्लिपो, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। सब मैंने वही आपको बताया, देखो सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन गोज हैंड इन हैंड, बट पहले रिक्रूटमेंट होता है, पहले सर्च तो कर लो आप कि मेरे जॉब के लिए कौन सा एम्प्लॉय सूटेबल होगा, कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफाई तो, क्वालिफिकेशन तो बता दो लोगों को कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मुझे, एमकॉम पास, एमबी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, क्या मतलब मैंने कौन सा प्रॉपर एम्प्लॉय में कौन सा सर्च कर रही हूँ। सो यू नीड टू सर्च इट थ्रू देयर क्वालिफिकेशंस एंड देयर स्किल्स, ऑफ कोर्स सिर्फ क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलता, स्किल्स भी तो चाहिए होती हैं। अब सपोज एज अ टीचर मेरे पास क्वालिफिकेशन तो है बट सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्वालिफिकेशन तो है, मैं एमकॉम क्लियर हूँ, मैं एमबीए की हुई हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया है, ये सारी मेरी क्वालिफिकेशन है, बट इफ आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज, जो सब्जेक्ट मुझे मिल रहा है पढ़ाने को, सो हाउ विल आई बी एबल टू फुलफिल माई जॉब ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आ रहा है समझ में, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई नो आई हैव अ सब्जेक्ट नॉलेज बट आई एम नॉट एबल टू टीच यू, आई हैव अ नॉलेज ऑफ टैक्स but I'm not able to deliver proper lecture to you. So will I be able to fulfill my responsibilities? No, definitely no. So I need to have that proper communication skills. I need to have management skills, how to manage a class. ठीक है, अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए अचानक से, ये आपने देखा होगा, ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गए हम इस साल, तो आई नीड टू मैनेज, वी नीड टू नो हाउ टू मैनेज माई क्लास, राइट। सो दीज आर मैनेजमेंट स्किल्स दैट अ टीचर शुड हैव। ठीक है, हम कभी इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाते, सो टीचर शुड नो हाउ टू मैनेज द क्लास इन अ डिसिप्लिन मैनर, इन अ प्रॉपर मैनर, किस टाइम पर लेकर जाना है, कितने टाइम पर लेकर जाना है, लेकर वापस आना है, बच्चों को ठीक से घर पहुंचाना है, ये सारी मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं। एंड अ टीचर शुड possess all such skills, how to speak, how to talk to students while delivering a lecture, how to talk to students while counseling them। ठीक है, ये अलग अलग स्किल्स हैं जो एक टीचर को possess करनी चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे बताने का मतलब क्या है कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे आप सर्च करते हो कि मेरे लिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय क्या कौन है, मेरे लिए सूटेबल एम्प्लॉय कौन है, एंड स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय मिल गया तो उन्हें एनकरेज करना कि आप मेरे जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, सॉरी मेरी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ आए। तो मतलब रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग फॉर अ प्रॉपर एम्प्लॉय, क्वालिफाइड एम्प्लॉय। इफ यू थिंक बैंकर्स आर ड्यूड्स, हियर यू हियर योर चांस, मतलब ये छोटा सा एक एग्जाम्पल ऐसे ही दिया हुआ है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मतलब आपको लगता है कि अगर बैंक बहुत अच्छी है मेरे लिए, तो हियर इज़ योर चांस टू अप्लाई फॉर, ऐसे करके हियर इज़ एन ऑफर, ऐसे बोलते हैं ना, हियर इज़ अ स्कीम, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपको लगता है बैंक सबसे बढ़िया चीज़ है जहाँ पे मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो आप देखोगे यहाँ पे बैंक बनी हुई है और आप यहाँ पे देखोगे एक एम्प्लॉय की वो छोटी सी फोटो बनी हुई है, तो पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं है, बुक में भी आपको ऐसे ही दिखेगा, थोड़ा ब्लर दिखेगा, बट स्टिल वो थोड़ा सा उन्होंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की, जस्ट जस्ट एज ऐसे ही, एग्जाम में नहीं पूछते हैं वो लोग। ठीक है, चलो अभी सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट पे आ जाओ। अब समझ गए हम रिक्रूटमेंट क्या होता है। टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया सोर्सेस को। सोर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये तो जान लो कि सोर्स का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, कोई मुझे बताएगा व्हाट डू मीन बाय सोर्सेस। कहाँ से,
मीन्स कहाँ से मैं एम्प्लॉयज को, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को सर्च कर सकती हूँ, फोकस कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ। Vein, हाँ also called vein. हाँ, Yeah. सोर्स मतलब कहाँ से मुझे मिलेगा, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहाँ से कर सकती हूँ। सो दैट इज माई सोर्स, वेयर कैन आई अप्लाई माई रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अप टू वेयर इट कैन रीच, ठीक है। सो वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सबसे पहले तो देयर आर वेरियस सोर्सेज, नंबर ऑफ सोर्सेज देयर आर अवेलेबल, बट उनको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वेरी सिंपल, इंटरनल मतलब मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के थ्रू, एक्सटर्नल मतलब मेरे जो बाहर की जानकारी में कस्टमर्स हैं, और मेरी कंपनी के जानकारी में कुछ मैनेजर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं जो बाहर रहते हैं। एक्सटर्नल सोर्स मतलब मेरी इंटरनली कंपनी से जो जुड़े हुए नहीं है, एक्सटर्नल जैसे कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। जैसे कोई सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बनाने वाली मेरी कंपनी, ठीक है, या फिर मैंने किसी को आउटसोर्स किया अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, आउटसोर्सिंग की हुई, तो मेरी कंपनी है ना, वो जानी पहचानी मेरी कंपनी है, वो फ्रेंड कंपनी है, नेबर कंपनी है। तो उनसे मैंने जानकारी निकाल ली कि कोई है एम्प्लॉय जिनको आप जानते हैं जो मेरी कंपनी के लिए सूटेबल है, ठीक है। ऐसा टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। चलो एनीवेज हम डिटेल में तो डिस्कस करने ही वाले हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सम ऑर्गेनाइजेशन ड्रॉ देयर ह्यूमन रिसोर्स इंटरनली, ड्रॉ मतलब उनको लेकर आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं इंटरनली, मतलब फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड सम ड्रॉ देयर एम्प्लॉयज एक्सटर्नली, दैट मीन्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अभी अभी मैंने बताया वो ही लिखा हुआ है। तो दोनों में कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। देखते हैं, चलो पहले इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट को तो देख लें होता क्या। इंटरनली मतलब फाइंडिंग द क्वालिफाइड एप्लीकेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी हम लोग ना ऐसे करते हैं, देखो ये मेरे एम्प्लॉयज हैं, ये 10 एम्प्लॉयज हैं, ये इनमें से 2 एम्प्लॉयज बहुत अच्छा, उनका परफॉर्मेंस हमेशा अप टू द मार्क होता है, अप टू द मार्क। तो मैंने सोच लिया क्यों नहीं मैं ये 2 ही एम्प्लॉयज को प्रमोशन दे दूं, और ये जो खाली वाली पोस्ट है उधर इन्हीं 2 एम्प्लॉयज को थोड़ा ट्रेनिंग देकर इस पोस्ट पे लेकर आऊं। सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन एक एग्जाम्पल है, ट्रांसफर एक एग्जाम्पल है, जॉब पोस्टिंग एक एग्जाम्पल है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। मतलब मैंने इंटरनली लोगों को बोल दिया कि आपको अभी प्रमोशन किया जा रहा है, हमारी जो पोस्ट खाली है ना, तो आपको थोड़ी ट्रेनिंग देकर आपको हम मैनेजर की पोस्ट पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस हमेशा अप टू द मार्क रहा है, कभी लेट नहीं करते हैं, टाइम पे रहते हैं, ज़्यादा छुट्टियां नहीं करते हैं। सो हमने उनका परफॉर्मेंस देखा है काम को लेकर। दे आर वेरी, आई मीन, if I look them by their behavior, they were very decent. If I look at their work, they are doing their 100%, okay, and very efficiently, ठीक है। टाइम को देखो तो कभी लेट नहीं करते, ठीक है। सो एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। सो आई डिसाइडेड टू प्लेस माई एम्प्लॉयज एट अ वैकेंट पोजिशन, ठीक है। तो इंटरनली उसको कहते हैं इंटरनली। अब जैसे एग्जाम्पल देखो पहला वाला, इंटरनली कैसे आप कर सकते हो, प्रमोशन के जरिए। अभी अभी मैंने आपको बताया, हायर स्टेटस देकर, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर, हायर पे देकर एक बड़ी वाली पोजीशन पे शिफ्ट करना, छोटी नहीं, कम नहीं। कभी भी प्रमोशन का मतलब क्या होता है, हायर पोजीशन पे शिफ्ट करना एम्प्लॉयज को, लिखा हुआ है सेकेंड लाइन पे देखो आप। पहली बात तो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होना चाहिए वैकेंसी के लिए। आप जिसको भी आप ले रहे हो वैकेंट पोजीशन पे, वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं है प्रमोशन का। और प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू एन हायर पोजीशन, जिसमें क्या होता है, हायर स्टेटस होता है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पहले जितना काम था अब उससे ज़्यादा मिलेगा आपको, एंड पे भी ज़्यादा मिलेगा। और ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, सीनियरिटी हुई, तो ही आपको प्रमोशन मिलता है। आते ही सीधा कंपनी में सीनियर नहीं हो, आप जूनियर हो, फ्रेशर हो, सीधा प्रमोशन मिलता है क्या? नो। ये सब बहुत जनरल टर्म्स है, तभी तो मैंने बोला चैप्टर इजी, आप जानते हो प्रमोशन का मतलब क्या होता है। सो दीज आर जनरल टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, और आप जानते भी हैं। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर मीन्स वन ऑर्गेनाइजेशन से अनदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। सपोज एक सिटी में, Yes. हाँ, पर्टिकुलर सिटी में आप काम करते हो, मुंबई में। अब है ना, कंपनी में
यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, कोई भी एक जगह पकड़ लो जो आपको अच्छी लगती है, वहां पर अपनी न्यू एक ब्रांच ओपन कर ली आप, सेम कंपनी, ब्रांच ओपन कर लिया, डिपार्टमेंट ओपन कर लिया, ठीक है, ब्रांच ओपन कर लिया, दैट वुड बी बेटर एग्जाम्पल। तो अब मुझे वहाँ पे वैकेंसीज हैं, बहुत सारे लोग मुझे चाहिए, थोड़े तो लोग मुझे वहीं से ही मिल गए, आउटसाइड इंडिया में मैंने ढूंढ लिए कुछ लोगों को, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को, लेकिन कुछ लोगों की मुझे अब भी ज़रूरत है, जो मुझे आई फील इंडिया में वो ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मुझे लग रहा है इंडिया से ही मुझे हायर करनी चाहिए, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो सपोज, हाँ एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको क्लियर करने के लिए। तो हमने क्या किया, अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे आप मुंबई में ही काम करते हो उसी कंपनी में, ठीक है, पर्टिकुलर कंपनी का नाम ले लो एबीसी। अब एबीसी ने ब्रांच ओपन कर लिया यूएस में, तो अब आप सेम कंपनी में जा रहे हो, लेकिन शिफ्ट होके ट्रांसफर कर रही है आपको कंपनी, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। हाँ, लेकिन उसमें आपकी From one place स्टेटस, to another. हाँ हाँ, वन प्लेस टू अनदर, तो विदाउट एनी मेजर चेंज इन स्टेटस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका स्टेटस नहीं चेंज होगा, मतलब आप मैनेजर की पोस्ट से निकल के डायरेक्टर बन रहे हैं, नहीं, स्टेटस आपका वही है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ना, अभी भी आप वही रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी सेम है, बट वहाँ पे मुझे वैकेंसी है, इसीलिए मैं आपको वहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस और केपेबल एम्प्लॉय चाहिए ना, वो नया नया ब्रांच ओपन हुआ है, तो मुझे एक्सपीरियंसड लोग चाहिए, फ्रेशर से काम नहीं चलेगा। यहाँ मुंबई में मैं देख लूंगी, 4 लोगों के बजाय 2 लोगों में भी काम कर लूंगी, लेकिन वहाँ पे न्यू न्यू ब्रांच ओपन हुई है, तो वहाँ पर तो मुझे स्पेशली एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज ही चाहिए, otherwise I will not be able to efficiently carry out the transactions, efficiently carry out the process work there, because it is newly opened, तो उसको चलाने के लिए बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए, इसीलिए ट्रांसफर्स जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ट्रांसफर्स। नेक्स्ट इज जॉब पोस्टिंग। जॉब पोस्टिंग, पोस्टिंग मतलब जैसे जैसे इट इन्वॉल्व्स अनाउंसिंग ऑफ जॉब ओपनिंग, जैसे इंटरनली मैंने एडवर्टाइजमेंट कर दी कंपनी में अंदर ही, कि आपकी जानकारी में एम्प्लॉयज़ को बोल दिया, और टू ऑल द करंट एम्प्लॉयज़ को मैंने अनाउंस कर दिया थ्रू द नोटिस ऑन बुलेटिन बोर्ड्स। जैसे आप कॉलेज में आते हो तो ग्रीन बोर्ड देखा है आपने, नोटिस बोर्ड ग्रीन कलर का, जहाँ पे हम नोटिस लगाते हैं, पेपर स्टिक कर देते हैं, तो आप नोटिस पढ़ते हो ना, देखा है कॉलेज में, भूल गए ऑनलाइन की वजह से। हाँ, नोटिस लगते हैं ना कॉलेज में, उसको बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं, जहाँ पे ना हम स्टिक करते हैं अब पेपर्स को, नोटिस लगाने के लिए, कुछ Yes, ma'am. इन्फॉर्मेशन, या फिर कंपनी का न्यूज़ लेटर, कंपनी में कुछ कंपनीज के न्यूज़ लेटर्स होते हैं, जैसे मैगजीन्स होती है ना, वैसे न्यूज़ लेटर्स होते हैं, उसके थ्रू हम अपनी एम्प्लॉयज को अनाउंस करते हैं कि जॉब ओपनिंग है, ठीक है, या कंप्यूटराइज सिस्टम से डेवलप करते हैं ये सिस्टम, ठीक है, आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर खरीद लिया जाता है, इसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, एम्प्लॉयज़ को बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे जानकारी मिल जाती है कि जॉब की ओपनिंग आ गई है। अभी जैसे लिंक्डइन, लिंक्डइन पे हो आप, आपको पता चलेगा लिंक्डइन पे अगर कोई है तो ये सबसे बड़ा स्टेट प्लेटफॉर्म है जॉब्स के रिक्रूटमेंट के Yes, लिए। ma'am. LinkedIn. हाँ, LinkedIn. लिंक्डइन, तो लिंक्डइन जैसे अगर आप देखोगे ना, तो आपको वहाँ से पता लगता रहता है कि कौन से जॉब्स हैं, कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है, कोई भी फील्ड में जॉब चाहिए ना, तो वहाँ पे अभी मतलब वहाँ से जैसे जैसे अभी ऑनलाइन जॉब डॉट कॉम ऐसे कोई वेबसाइट हो गई, ठीक है, नौकरी डॉट कॉम ये कोई वेबसाइट हो गई, वैसे ही लिंक्डइन है, जो आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल में, सो आप अपने हाथ में मैनेज कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, तो ये कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया ना अभी, तो कि एम्प्लॉयज़ को जानकारी मिलती रहे कंप्यूटर स्क्रीन्स के ज़रिए, मोबाइल स्क्रीन्स के ज़रिए, कि यहाँ पे जॉब पोस्टिंग है, मतलब एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है, उसमें सब जानकारी होती है, नेचर ऑफ जॉब, क्वालिफिकेशंस कैसी चाहिए, कौन से